This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः सोमवासरः कार्तिक शुद्ध कृष्ण पंचमी दिनांक 24 नवंबर 2021 चरक विमान सामर्थ्य है 3 शंखं चक्रं जनकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधामाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे अद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। बहुदोषाणां पुनः दोषावशेषणम् एव कार्यं नहि अभिन्ने केदारसेतु पल्वला प्रसेकोऽस्ति तद्वत् दोषावशेषणम्। तो अगर बहुदोष है सूत्रस्थान 17वें अध्याय में बहुदोषस्य लिंगानि 10वें संशोधन इस प्रकार के बताए गए हैं। तो उन बहुदोषों में दोषावशेषण यही करना है, दोष को बाहर निकाल देना यही करना है। नए बनने केदार सेतु पलवला प्रसेकोऽस्ति, जब तक केदार सेतु भिन्न नहीं हो जाता तब तक वो पानी जो है उसमें से प्रसेक नहीं होगा, और पानी कब ना होगा तो फिर परिस्थिति वैसी ही रहेगी। उसी प्रकार दोषावशेषण अगर नहीं किया जाए तो परिस्थिति सुधरेगी नहीं। हमारे एक पेशेंट है, तो मेरे गुरु का भी पेशेंट था फणसलकर से, और कफ की बार बार प्रवृत्ति होती थी, तमकश्वास की शिकायत थी। और फणसलकर से तो पंचकर्म नहीं करने वाले थे, तो बहुत दिनों तक उनकी दवा चली लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ। तो उस पे घर पे भी वो जाके आए कि घर में गीलापन वगैरह ऐसा कुछ है क्या, ये तमकश्वास जा क्यों नहीं रहा इस प्रकार से। फिर बाद में उनका देहांत होने के बाद वो मेरे पास चला आया। तो मैंने कहा कि मैंने तो देखा है तुम्हें, और अब शमन चिकित्सा से कोई फायदा नहीं होगा, तो शोधन ही चाहिए। तो मोमन करवाएंगे। वो तैयार नहीं हुआ, मुझे छोड़ के फिर चला गया, और 6 महीने के बाद वापस आया, कुछ हो नहीं रहा, तुम करो, अभी कुछ करना है। तो वोमन करवाए तो प्रभु मात्रा में कफ बाहर निकला, राहत मिल गई। और फिर वो
बरस में 2 बार इस प्रकार का बहुत सालों तक वमन करता रहा। ऐसी स्थिति में शोधन ही आवश्यक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरे साले की भी इसी प्रकार की बात है। उसको बचपन दूसरे तीसरे बरस से दम श्वास की तकलीफ थी, और जब वो ठीक रहता था उस समय भी टेड्राल 6 गोलियां दिन में लेनी पड़ी। ब्रोंकोडायलिसिस। और अगर तकलीफ हो जाती तो सीधा स्टेरॉइड्स या एड्रेनलिन लेना पड़ता। उसने कभी ज्यादा प्रयास नहीं किया था आयुर्वेद के बारे में। शादी के बाद मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ गया। तो वैसे बहुत कुशल था, अर्थात शक्ति अच्छी थी उसकी। तो मैंने कहा दूसरा कोई चारा नहीं है, वमन नहीं करना है। तो पहला वमन करने के बाद ये गोलियां कम हो गई, 3 गोलियां पर आ गया। वर्षांत में फिर से गोलियां बढ़ गई, 4 4.5 गोलियां आते। फिर सितंबर अक्टूबर में फिर से वमन किया, तो गोलियां कम हो गई। इसके साथ में भीतर दवा भी चालू थी, च्यवनप्राश चालू था, वर्धमान पिपली भी चालू थी। ऐसे करते करते तीसरा वमन जब हुआ तब गोलियां पूरी तरीके से छूट गई, और फिर हमारी दवाइयों पर सेटल हो गया। लेकिन बरस में 2 बार इस प्रकार का 10 बरस वमन होता रहा। फिर एक नौबत ऐसी आई कि उसका एक फ्रेंड जो भी एमएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है, उसने एक दिन देखा पल्सलेस हो गया। अहमदनगर में थे। तो उसने उठाकर अस्पताल में एडमिट किया, और फिर मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने एडमिट किया। तो हम देखने के लिए गए, तो सेटल हो गया था तब तक। आईसीयू में था, ऑक्सीजन चालू था। फिर मुझे पता चला कि वो वर्धमान पिपली उसकी चल रही थी उस समय में, और 18 का डोज था, 3 से बढ़ाकर 30 तक जाना था। तो उसी दिन ये हादसा हुआ। तो वो एलोपैथी के डॉक्टर का कहना था पंखी से कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि अजीब नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसमें से सवर गया। फिर आगे वमन करना है नहीं करना है ये नौबत आ गई, और रिश्ते में एक केस थी। तो मैंने फिर भी कहा कि नहीं नहीं, हम वमन करेंगे। जो हादसा हुआ है वो अजीर्ण के कारण हुआ है, उसका रुद्रोग से कोई संबंध नहीं है। तो फिर आगे वमन चलता रहा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आई इस प्रकार से। तो बहुदोष अगर है तो दूसरा कोई चारा इस प्रकार का नहीं है। वमन यही वहां पे कारीगर इस प्रकार के है, या इस प्रकार से रक्त मोक्षण भी कारीगर होता है। विपरीत मच्छरोत्तम अस्त्र विश्रामः, इसमें भी रक्त मोक्षण अभ्यंतर विदग्ध अगर है तो रक्त मोक्षण ये अच्छी चिकित्सा इस प्रकार की है। पण दोष प्रभूत होण्याचं कारण कोणाचं काय? अपथ्य दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषम। नाही नाही, लहानपणापासून झालं असतं टेंडेंसी असेल, म्हणजे बाकी काही नाही। तो जहां जो चिकित्सा करनी चाहिए वही करनी चाहिए। एक दूसरी इस प्रकार की केस थी कि रजस्राव बहुत हो रहा था। उम्र करीबन 48 39 49 की थी, और प्रसक्त छर्दी थी, जो भी खाया जाए वो उलट उलट रहा था।
तो मैंने लाजामंड देने के लिए कहा, चंद्रप्रभा देने के लिए कही, सभी उलट गया, कुछ टिक नहीं पाया। एक दिन ऐसा ही गया। पानी भी अंदर नहीं रहा। तो मैं देखने के लिए गया। अशक्ति बहुत आ गई थी। और फिर ब्लीडिंग भी चालू था। तो मैंने मात्रा बस्ती देने के लिए सोचा। और जैसे ही एक मात्रा बस्ती दिया, बलाते लग रहा है, ऐसे ही 60-70 मिनट से दिया, तो उल्टी बंद हो गई। ब्लीडिंग कम हो गया। और मेरे साथ उन्होंने कॉफी पी ली, इतनी जल्दी राहत उसके साथ मिल गई। और फिर के सुधर गई। नहीं वाता धृते योनिर्नारायणां संप्रदुष्यति शमयित्वा तदन्यस्य कुर्यात् दोषस्य विशेषम्। ये तो उदावर्त जैसा हो रहा था। और फिर उसके लिए सिर्फ अनुवासन, ये तो शोधन बस की भी नहीं है, सिर्फ अनुवासन से भी इतना फायदा मिल गया। मात्रा बस्ती था एक्चुअली, अनुवासन भी नहीं था। तो जहाँ जो चिकित्सा कारीगर होगी वो हमें करनी चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि हमने ज्यादातर मरीज नहीं देखे होते, या फिर सभी प्रकार के कर्मों का प्रयोग नहीं किया होता, और इसलिए वो बात ध्यान में आती ही नहीं है कि ये कर सकते हैं यहाँ पे, और ये करेंगे तो फायदा मिलेगा। कोलटकर सर इसके बारे में बहुत अनुभवी इस प्रकार के, चाहे पंचकर्म की बात हो, चाहे रसशास्त्र की बात हो, चाहे परहेज की बात हो, चाहे निदान की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, इन सभी में उनकी एक अलग विशेषता इस प्रकार की थी। और सभी को सभी के तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये एक अहम मुद्दा उनके बारे में है। जनरली जो रसशास्त्र करने वाले हैं वो पंचकर्म नहीं करवाते हैं, जो पंचकर्म करवाते हैं वो रसशास्त्र में नहीं दखल अंदाजी देते। और एक अधूरापन रह जाता है। फणसलकर के पोती को ये कुनख इस प्रकार का हो गया, चिप, तो बहुत दर्द हो रहा था। बुखार था। तो कोलटकर सर उस समय में उनके क्लिनिक में थे, जो पोती दिखाने के लिए आई थी। तो फणसलकर ने दवा दे दी भीतर, और कोलटकर से पूछा क्या करना है इसमें। इससे बोले कुछ नहीं करने का, जलोका लगाने का। ये जलोका की ही केस है। फणसलकर पंचकर्म करने वाले नहीं थे बिल्कुल, तो उन्होंने ठुकरा दी बात, नहीं नहीं मैं दवाइयों से करूंगा इस प्रकार से। फिर दूसरे दिन उन्हें कोलटकर सर को फोन किया कि तुम्हारी जो लीच है वो लेके आओ। पोती को लगानी है इस प्रकार से। तो एक लिस्ट लगाने से मामला खत्म हो गया, और काफी राहत इस प्रकार से मिल गई। पण लोकलाइज ट्रीटमेंट कधी नाही, याचं काही उत्तर असतं लोकल का ट्रीटमेंट कभी ना नाही. नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोकल कर सकते ही है, लेकिन सिर्फ लोकल से बात बनेगी नहीं बनेगी ये बात। लोकल तो कभी भी करा सकते हैं। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जब हम सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात करते हैं तो एक अहम मुद्दा रहता है कि जितने तरीके से हम दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे कर्म है। वेस्टर्न भी एक कर्म है, त्रासन भी है, बहुत सारे तरीके के। इन सभी को कब कैसे प्रयोग में लाना है, इसके बारे में सोचना। उत्तर असं नाही का की जिथे रक्तदृष्टी आहे तिथे सेवन करून नाही प्रयोग नहीं होना, नहीं, उसमें तो जलो का ही ठीक है। रक्तमोक्षण कर सकते थे, सिराव्रत कर सकते थे। लेकिन चिप्प में यही ज्यादा कारीगर। नाही, मी जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर आहे असं नाही बोलू शकत.
जिथे रक्तदुबके आहे हम्म। तिथे स्नेहसंवेदनाने नाही बरं वाटत. हाँ वो तो है. शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षाद्य रूपक्रांताश्च एकदाः सम्यक् साध्येन सिद्ध्यन्ति ते च रक्त प्रकोपशाः. ये गमक है कि अगर शीत से उत्पन्न व्याधि उष्ण चिकित्सा करी या उष्ण से उत्पन्न व्याधि पर शीत चिकित्सा करी, स्निग्ध पर रुक्ष करी, रुक्ष पर स्निग्ध करी और फिर भी व्याधि मिट नहीं रहा तो ये रक्त प्रकोप है और फिर उसमें रक्त मोक्षण करना जरूरी है. लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जितना आता है, हमें जितना मालूम है उतना ही करते रहते. अभी गोप्टे सर ने विद्युत चिकित्सा को उठा लिया और उनके काफी छात्र भी है जो विद्युत चिकित्सा करते हैं. ये तात्कालिक लाभ देने वाली है. फिर भी तात्कालिक लाभ तो सही मिलता है, इस प्रकार से है. तो हमें जिस किसी भी तरीके से पेशेंट में राहत दिलानी है वो उसके बारे में हम सोचेंगे और राहत मिलती है तो ठीक है. तो किस कर्म का कहाँ पे रोल है ये पहले देखना इस प्रकार का जरूरी होगा. और फिर वातस्योपकर्म स्नेह श्वेत संशोधन मृदु वगैरह वगैरह जो आते बताई गए वेष्टनंतराश्रम से काम अष्टम मध्यम परिष्टिका गौड़िकम वगैरह, इन सभी को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं. ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है. तो 84 तरीके के आसव बताए हैं, हम कहाँ उनका प्रयोग करते हैं. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो कल्पना, जो क्रिया जिस स्थिति में लाभदायक होगी उसके बारे में हमें पहले सोचना है, वो करके देखना है. अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाश. बार बार करेंगे तो अभ्यास होगा, अभ्यास होगा तो कर्म सिद्धि प्राप्त होगी. नहीं तो ये बात ऐसी ही रहेगी और हम बिछड़ेंगे. तो ये बात तो नहीं होनी है कि हमें किसी भी हालत में मरीज को कम से कम राहत तो देनी है. पूरी तरीके से ठीक करने के लिए पूरी जानकारी होना और उसके हिसाब से औषध योजना होना, ये एक दूसरा मुद्दा इस प्रकार का है. लेकिन ऐसी भी बात होती है कि पंचकर्म ही सभी जगह करते रहे, ये भी बात नहीं है. पंचकर्म की एक अहमियत है. दोष बल और रुग्ण बल दोनों अच्छे हो तो पंचकर्म अच्छा है. अगर रुग्ण बल कम हो तो फिर नहीं कर सकते हैं या उतनी मात्रा में नहीं कर सकते. हरे दोष चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः, थोड़े थोड़े तरीके से दोषों को निकालते रहे. मैंने एक केस बताई थी कि पीसीओडी जैसी तकलीफ थी. वैसे भी रजत प्रवर्तन देरी से होता था. फिर उसमें कामला हुई. तो कामला के बाद ये देरी और बढ़ गई. फिर गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए. उसने फर्टिल का प्रयोग किया. उसने देखा नहीं कि इसकी शादी नहीं हुई है, फिर भी फर्टिल दे दिया. तो फर्टिल देने के बाद रजत प्रवर्तन बंद ही हो गया. लेकिन हर महीने में 3-4 के लिए तीव्र सरदर्द होता था, शुष्क सर्दी इस प्रकार की होती थी और वैसे पूरे महीने में सरदर्द चालू ही रहता था, 4 दिनों में बढ़ता था. और मेरे पहले 2 बुजुर्ग वैद्यों की 3-3 बरस तक ट्रीटमेंट चली थी, उससे फायदा नहीं हुआ. तो मैंने देखा कि उनमें से किसी ने भी पंचकर्म का प्रयोग नहीं किया था. तो मैंने वमन, विरेचन, बस्ती सब करवाया, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ. थोड़ा दर्द कम हुआ, इतना ही हुआ, लेकिन मूल रूप से व्याधि की चिकित्सा नहीं हुई. उसमें एक और लक्षण था कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई थी, 210 थी और एक बूंद जितना ब्रेस्ट सिक्रीशन आता था हर रोज. तो
मैं फिर से एक बार सोचने लगा कि किस प्रकार से इसको हैंडल करें, इस प्रकार से संतर्पण करना है या अपतर्पण करना है। ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई थी तो भी मैंने, क्योंकि लक्षण वातपित्त प्रधान थे, शतावरी का प्रयोग किया था, फायदा नहीं मिला था उसका। तो मैंने उसको कहा कि मैंने भी 3 बरस प्रयास किए हैं, अब कुछ हो नहीं रहा, तो तुम्हें दूसरे किसी के पास जाना है तो जाओ। तो बोली नहीं नहीं, मैं पहले ही 2 बार 2 बड़े वैद्यों के पास जाके आई हूँ, तो अभी मुझे दूसरे किसी के पास नहीं जाना है। जब तक आप दवाइयाँ देंगे मैं दवाई नहीं दवाई, आप कहेंगे बंद करो तो मैं बंद करूंगी। लेकिन ऐसे ही इस प्रकार की स्थिति को भुगतते रहो। तो मैंने फिर से एक बार सोचना आरंभ किया, और अपतर्पण करना चाहिए उसको, नमक की प्रीति। तो मैंने अभया और नागभस्म ऐसा प्रयोग किया, और जैसे ही वो दिया, पहले ही डोज से असर दिखने लगा, उसके बाद जब प्रवृत्ति चालू हो गई, सर दर्द कम हो गया, वो काफी ठीक हो गई, शादी भी हो गई, लड़के भी हुए आए। तो शमन का क्या माहौल होता है, शमन चिकित्सा से भी कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसका एक ये अनूठा इस प्रकार का उदाहरण। जब मैंने कोलटकर सर से बात की कि ऐसे ऐसे केस से ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप ये संयोग अच्छा रहा, अभया और नाग, क्योंकि अभया पंचरसा अलवणा है और ये नाग लवण रसात्मक षड रसात्मक संयोग इस प्रकार का हो गया। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि शमन चिकित्सा का भी एक अहम रोल है। अभी ऐसा होता है कि पंचकर्म करने वाले शमन करने वालों को तुच्छ लिखते हैं, ये इससे शमन करते रहते हैं, इससे क्या होता है। रसशास्त्र वाले लोग बाकी लोगों को पूछते रहते हैं कि रसशास्त्र ही सच्चा है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये आपस में झगड़ा और इस प्रकार के विचारों को प्रकट करना बिल्कुल गलत है। रसशास्त्र बाद में डेवलप हुआ है, बाद में आयुर्वेद में समा गया है। पंचकर्म और शमन चिकित्सा तो ग्रंथों में है ही इस प्रकार से। लेकिन दुष्यंत देशम बलन कालम अनलम प्रकृति वया, इन सभी को ध्यान में रखते हुए शमन चिकित्सा भली भांति कर पाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। विमल विपुल बुद्धि विद्धि मातुली बुद्धि तथा अल्प बुद्धि, विमल विपुल बुद्धि होने पर भी ये व्याकुल कर देती है बुद्धि को, तो अल्प बुद्धि वालों की क्या कथा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी अवस्थाओं में एक सर्वांगीण विचार होना चाहिए, परफेक्शन इस प्रकार का होना चाहिए। फणसरकर शमन चिकित्सा करने में बहुत ही अच्छे कारीगर इस प्रकार के थे। कोलटकर सर ने बहुत सारे वैद्यों को देखा, वेणुगोपाल शास्त्री, जोशी, भाग्यवाड़ीकर वगैरह सभी को देखा। फिर भी उनका कहना था कि फणसरकर की चिकित्सा अप्रतिम है शमन चिकित्सा के बारे में, और अपनी खुद की प्रैक्टिस सुबह की बंद करके उनके पास 2 बरस तक जाते थे उनसे सीखने के लिए। ये बात मैं कह रहा हूँ 1974-75। फिर बाद में उन्होंने सुबह की प्रैक्टिस खुद की भी शुरू कर दी, फिर प्रिंसिपल बन गए, और फिर ये झमेला शुरू हो गया, सिर्फ शाम की प्रैक्टिस चलने लगी इस प्रकार से। लेकिन अपनी खुद की प्रैक्टिस बंद करके किसी वैद्य के पास इस प्रकार के लिए सीखने के लिए जाना, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जब कोलटकर सर ने ये किया, तो ऐसा हुआ कि मैं पढ़सड़ करके यहाँ ऐसे ही जाने लगा, अशोक पे एक बार मुझे उनके पास लेके गया। फिर हमारे संबंध जुड़ गए, और मैं आकृष्ट हो गया उनकी तरफ। लेकिन उनकी उम्र 75 थी, और उन्होंने प्रैक्टिस काफी कम कर दी। मैं भी संस्कृत विशारद कर रहा था, वो
करके मैं उनके यहाँ चला जाता, जबकि उनकी प्रैक्टिस खत्म होने को आती थी 7, 7:15 बजे इस प्रकार से। फिर भी मैंने कलेक्टर सर से पूछा मैं किसके पास जाऊं, तो सर बोले तुम प्रोफेसर के पास जा ही रहे हो, और क्या करना चाहिए, बस वही कंटिन्यू करो। मैंने कोलटकर सर से प्रैक्टिस सीखने की आशा ही छोड़ दी। उनके क्लिनिक में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर, वैसे उनसे मैंने काफी सीखा, ये टीका पढ़ना वगैरह ये सब सीखा। और हम जब बम्बई जाते थे तो 4-4 घंटे आते जाते वक्त बहुत सारे चर्चाएं होती थी। तो इसमें बहुत सारा ज्ञान मिलता था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शमन चिकित्सा का भी उतना ही रोल है। एक ऐसा हुआ, कैंसर का एक मरीज था और वेलंकर मैडम ने उसको कुछ एक काढ़ा लिख के दिया था फणसलकर के स्टाइल से, उसका फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कोलटकर सर के पास केस रेफर किया। कोलटकर सर ने भी अलग तरीके से विचार करके काढ़ा लिख के दिया, और दोनों में 6-6 द्रव्य थे, 5 द्रव्य कॉमन थे, दोनों फणसलकर के छात्र रहे। लेकिन जो काम वेलंकर मैडम के काढ़े से नहीं हुआ वो कोलटकर सर के काढ़े से हुआ और उसको रिलीफ मिल गई। अब कोलटकर सर ने फणसलकर जी से पूछा कि आप ये जो संयोग बनाते हैं उसका आधार क्या है, कैसे बनाते हैं? तो फणसलकर ने बड़ा अजीब सा उत्तर दिया कि मैंने इसके लिए वाग्भट का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। उत्तर स्थान को तो हम देखते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा स्थान देखेंगे। उत्तर स्थान में तो वैसे ये वगैरह के विषय है, आंखों के बारे में है, विषय चिकित्सा। लेकिन उनका कहना था कि वहां पे संयोग जो है वो सीमित है, और इस अवस्था के लिए ये संयोग, अगर आपको उससे दोषदुष्य समुच्चना का पता चल जाए तो वही संयोग उठाकर आप किसी दूसरे विकारों में प्रयोग में ला सकते हैं और उतनी सफलता पाते हैं। मैंने देखा था कि एक एक काढ़े का डिस्क्रिप्शन देने के लिए वो 3-3 दिन तक सोचते थे, और एक बार उन्होंने ये कर दिया, लिख दिया काढ़ा, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता। जब कभी वो व्यक्ति बीमार होती तो वो काढ़ा लेके ठीक हो जाती। तो इसके पीछे इतने सारे विचार होते रहते थे। तो जहां शोधन का रोल है वहां शोधन का रोल है, जहां शमन का रोल है वहां शमन का ही रोल है। जहां रसशास्त्र से हमें कुछ करना है वहां रसशास्त्र का रोल है, और जहां बाकी चिकित्सा ये जो है कि दर्पण, फुटपाक, अंजन, नस्य और अभ्यंग, मर्दन, स्वेदन, तो यहाँ पे क्या काम करेगा ये सोचकर उसी का प्रयोग होना है। हम केवल औषधियों में पेशेंट्स को बिठाते रहते, पेशेंट के अनुसार औषध ढूंढना ये हम नहीं करते। सुहास परचुरे के पिता एक अच्छे वैद्य थे, और उनकी खासियत ये थी कि जब कोई मरीज आता तो सोच कर एक दवा बनाते उसके लिए अलग, और एक ही दवा देते थे। 4-5 दिन लग जाते थे बीच में,
लेकिन नवीन वैद्यांचं पण असं करत की हम्म, नवीन वैद्यांचं पण जरा असं असायला पाहिजे. लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि 3-4 दिन रुकना पड़ता है बीच में। नहीं तो फिलहाल ऐसा कर सकते हैं कि अभी ये दवा लेके जाओ, मैं दवा बना के रखता हूँ, फिर वो शुरू करो, ये भी बात हो सकती है। और सिंगल ड्रग, कोलटकर सर के पास ऐसे काफी मरीज है, केवल सुवर्ण आने वाले स्वालिनी वसंत एक गोली सुबह, बाकी कुछ भी दवा 15-20 दिन में 15-20 किलो वजन बढ़ गया। केवल ताप्या दिलो दिया था, इसी प्रकार से उससे भी वजन बढ़ गया। केवल लाक्षा दी थी, उसके भी इसी प्रकार से वजन बढ़ा। तो 3 अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग मरीज, कंप्लेंट एक ही कि वजन बहुत कम हो गया है। और ये दवा देने से इस प्रकार का वजन में बढ़ाव आया है। तो इस सभी के लिए परफेक्शन चाहिए, और ये परफेक्शन कैसे आएगा ये बताना मुश्किल है। निरंतर अध्ययन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और ये करने का साहस या हिम्मत कि बाकी कुछ भी दवा नहीं देना, सिर्फ वही दवा दे देना, और फिर भी उससे एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स आना इस प्रकार से। तो कोलटकर सर ने एक केस बताई थी, संधिवात की रुग्णा थी, और सर ने गिरीश दिया था और उससे वो ठीक हो गई। तो गिरीश तो स्तंभन करने वाला है, यहाँ तो संधिवात में ज्यादातर स्वेदन की चिकित्सा होती रहती है। तो मैंने पूछा गिरीश कैसे दिया, तो बोले मेरा निदान अक्षवेद का अति योग ऐसा था, इसलिए स्तंभन के हिसाब से गिरीश दे दिया। संधि पीड़ा ज्वरश्राव रक्त मंडल दर्शनम, संधि पीड़ा स्वेद का अति योग में एक लक्षण आया है। तो अगर हम संधिवात इस प्रकार से करके स्वेदन करते रहेंगे, पहले उसका ज्यादा पसीना आ रहा है, थकान हो रही है, तो इससे फायदा नहीं उठा, नुकसान हो। लेकिन ये अवस्था समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार, और इसलिए परफेक्ट डायग्नोसिस, अचूक निदान इस प्रकार का। अभी हमारे आयुक्त निदान आयुक्त उपचार से काफी आसानियां प्रातिपदिक कोष में जो हम बनाएंगे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, इससे काफी हमें सहायता मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। लेकिन केवल ग्रंथों के आधार पर इस प्रकार से कर पाना ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पूरे जन्म तक विद्यार्थी ही रहे, पढ़ते ही रहे, सीखते ही रहे। फणसलकर और उनके मित्र बेंद्रे, जो स्किन स्पेशलिस्ट है एलोपैथी के, वो दोनों मिलकर हर रोज 2 घंटे चरक पढ़ते थे, 40 बरस तक। दोपहर में सोने के बजाय बेंद्रे फणसलकर के यहाँ आते और दोनों मिलकर चरक पढ़ते। फिर जब उनकी उम्र 80 थी दोनों की, तो उन्होंने सोचा कि ये केवल चरक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें न्याय पढ़ना चाहिए। तो उसी उम्र के 80 वर्ष के कुरुंकर शास्त्री करते थे, इनके पास ये दोनों जाने लगे न्याय पढ़ने के लिए।
तो फणसलकर के ऊपर मैंने एक काव्य लिखा था उनके देहांत के बाद। तो उसमें मैंने लिखा कि अशीति वयसोक्तस्य न शांता ज्ञाननादसा न्यायशास्त्रं तदा प्रारंभे से विषय कि उस समय में उन्होंने न्यायशास्त्र पढ़ना आरंभ कर दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अगर दिग्गज लोग हो जिन्होंने पूरी आयु आयुर्वेद में बिताई और अंतिम सांस तक पढ़ते रहे, सीखते रहे, तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और किसी एक के बारे में बहस होना बिल्कुल गलत है। केवल पंचकर्म ही चिकित्सा है, पंचकर्म नहीं की तो आयुर्वेद ही नहीं किया, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग ही नहीं है तो उसकी दवा लेने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। और उतनी ऊंचे दर्जे की चाय चिकित्सा करने वाले बहुत कम थे। फणसलकर जैसे वैद्य बहुत ही कम इस प्रकार के रहे कि जो अच्छी तरीके से शमन चिकित्सा करते थे। तो जो जहां योग्य हो, हित हो, उसी का वहां पे प्रयोग करना जरूरी है। और उसके लिए हमारे मन में विचार तो आने चाहिए, उतना अनुभव चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए, और फिर डिसाइड करेंगे अरे हाँ ये यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, फिर ये आगे चलकर उससे जो फायदा होगा वो बहुत ही बड़ा फायदा इस प्रकार का होगा। दोषावशेषणम अन्यद्वा भैषजम प्राप्त कालमपि आचरण नैवं उद्देश्य कुर्यात्। अनपवाद प्रतिकारस्य, जिसका प्रतिकार होना मुश्किल इस प्रकार का है। अनपवाद अल्पवाद प्रतिकारस्य। अनपवाद प्रतिकारो वाच्य प्रतिकार, ये थोड़ा टेढ़ा है कि उसके प्रतिकार के बारे में कोई अपवाद इस प्रकार का न हो। तो भय है कुछ होने का अधन से, उसके बाद में बारे में बहस चली थी कि अधन की चिकित्सा करनी है नहीं करनी है। तो वरो भूत दया धर्म इत्यादेषु विषग्वरः वर्तते सिद्धार्थः स सर्वमति वर्तते, ये भी सूत्र है। और भूत दया श्रेष्ठ धर्म इस प्रकार का है। तो तस्मात् उपाचरेत् स्वेन स्वेन निस्वतपस्विनः, अपने द्रव्यों से, अपने संपत्ति से अधन की चिकित्सा करो। कोई भी मरीज हमसे इसलिए वापस न जाए कि उसके पास पैसे नहीं है और इसलिए हमें उसको दवा नहीं दी इस प्रकार से। तो ये हमारा धर्म है ऐसा समझकर दवा दे देनी चाहिए, ऐसा कहना है। तो तपस्वी लोगों के बारे में भी इसी प्रकार का कहा गया है। तो मेरे पास जैन साधु साध्वी आते रहते हैं या इस्कॉन के ब्रह्मचारी आते रहते हैं। तो इन्होंने तो दीक्षा ले ली है, संन्यास ले लिया है, उनसे पैसे नहीं लेते। वैसे उनके शिष्य परिवार काफी बड़े होते हैं और वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं इस प्रकार से।
लेकिन फिर भी इनसे तो पैसा नहीं लेना। सिर्फ पंचकर्म के बारे में हमने बाद में थोड़ा सा अलग सोचा कि पंचकर्म के पैसे ले लेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अधन जो है उसको चिकित्सा देनी ही नहीं है, ऐसा जो यहाँ पे लिखा है। लोकल थोड़ी सी बात हुई कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा, उसको कुछ एडिक्शंस वगैरह इस प्रकार के हैं, ये अधन बन गया है, तो सोच सकते हैं कि देना है, मदद करनी है, नहीं करनी है, इस प्रकार के बारे में। ये दान रूप चिकित्सा होगी और सत्पात्र दान होना ये आवश्यक, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। जिसका परिचारक कोई नहीं है उसको भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर परिचारक ठीक तरह से का काम करेगा, वो एक पाद ज्योतिषय में एक पाद है परिचारक, वो अच्छा नहीं हो तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो सकती है। रसिक मावस्कर ने एक अनुभव बताया था कि किसी औरत को उसने दवा दी थी और गर्म पानी पीने के लिए कहा था, वो ठीक हो गई। और फिर उसने कहा कि बाकी सब परहेज मैंने पाला, लेकिन गर्म पानी मैं नहीं पी सकी। तो रसिक ने पूछा कि क्या हुआ? नहीं, मेरे पति को गैस चलाना ही नहीं आता, चूल्हा जलाना ही नहीं आता। तो ये सभी के लिए बड़ा आश्चर्यजनक इस प्रकार का है। शायद चाय बनानी नहीं आती होगी या फिर खाना नहीं बनाना आता होगा, यहाँ तक समझ सकते हैं, लेकिन चूल्हा लगा ही नहीं सकते, जला ही नहीं सकते, ये कभी सोच में सोचेगा भी नहीं। तो परिचार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इसका एक अजीब नमूना इस प्रकार का है। वैद्य मानिना, जो अपने आप को वैद्य समझता है और फिर अपने हिसाब से दवाइयां लेते रहता है, और यही ठीक है, तुम जो दे रहे हो उसका कोई संबंध नहीं। अभी जो सचमुच ही वैद्य है उनको भी इसी प्रकार से बर्ताव करना चाहिए कि मैं अभी रुग्ण हूँ, और जो दवा चाहे वो मेरा छात्र हो उसने दी है, उसको मुझे भली भांति लेना है बगैर कुछ सोच के। सुश्री भट्ट का उदाहरण है, उनको कामला हुई थी और सर उनको मिलने के लिए गए, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कामला है इस प्रकार से। तो क्या दवा चल रही है, ऐसा सर ने पूछा। तो बोले मुझे मालूम नहीं है, बापू नानन उनके मामा थे, तो मामा ने दवा दी है, मैं खा रहा हूँ बस। क्या दवा दी है, क्या करना है, कुछ भी बाकी बारे में सोचना है। उन्होंने कहा है कि विश्राम करो, मैं विश्राम कर रहा हूँ। तो ये आइडियल पेशेंट है इस प्रकार से। नहीं तो जो वैद्य नहीं है वो भी अपने को वैद्य समझने लगते हैं, और मुझे यही चाहिए, इससे मुझे फायदा नहीं होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या इससे मुझे तकलीफ होगी, इस प्रकार से करते रहेंगे तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। चंडस्य तो ये भी कोपन वाला इस प्रकार से कहेंगे, भयंकर इस प्रकार का कहेंगे। असूयकस्य, असूया करने वाला। तीव्र अधर्म रुचे है, अधर्मा रुचे है नहीं, गलत है, अधर्म रुचे है। अधर्म में जिसकी रुचि है उसको भी दवाइयां नहीं देनी है। कंसल्टर का अनुभव रहा, एक कुख्यात दरोडेखोर था, उसकी पत्नी को कुछ संधिवात जैसी बीमारी थी। उसको लेकर पंचर करके यहाँ आए, तो पंचर करके एक दवा दी। फिर उसने कहा कितने पैसे हुए, पंचर ने कहा कि मुझे पैसे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ऐसे ही दवा लेके जाओ। वो जिक्र करता रहा, कंसल्ट करने का नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने हैं, तुम दवा लेके जाओ, दवा लेके
बता देना दवा के बाद कैसा। चला गया। उसको काफी रिलीफ हो गया। फिर वो अनार लेके आया, अगले दफा कटोरी भर आप अनार लेके आए, और फिर कंसल्टर को ऑफर की आप ले रख लीजिए इस प्रकार से। तो कंसल्टर ने ठुकराया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो वो बोला तो मेरे फार्म के ही है, मैंने खुद चुन लिए हैं, तो भी मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से कंसल्टर ने वो बात टाल दी। और वो जब आया क्लिनिक में तो बाकी सब लोग डर गए, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। वो इतना कुख्यात था डाकू कि ये क्लिनिक में आया तो अबे क्या होने वाला है, किस काम के लिए आया है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित क्वचित यशः कर्माभ्यासः क्वचित् चेत् चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये जो बात कही गई है वही सही है। और इन लोगों से पैसे नहीं लेने हैं, ऐसा उन्होंने उस समय करके इस प्रकार का दिखाया। तो तीव्र धर्म रुचि, अधर्म अधर्म रुचि, अधर्म में जिसकी रुचि है, अति क्षीण बलमांस शोणितस्य, अति क्षीण बलमांस शोणित इस प्रकार का है, तो उसको भी दवा नहीं देनी है, असाध्य इस प्रकार। अभी फिलहाल इसके बारे में संदेह है, इस प्रकार के निर्माण होते हैं। प्राजेक्ष्मा प्रोवन, ये जो केसेस होते हैं जिनमें कॉक्स पॉजिटिव है, न्यूमो पल्मोनरी कॉक्स पॉजिटिव है, उन सभी में अगर हम केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करते रहते हैं तो काफी मुश्किल होती है। और अगर बलमावसक क्षय उसमें होता रहता है तो एकटी शुरू करने के बाद तुरंत उसमें राहत आने लगती है, पेशेंट सुधरने लगता है। उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ये अलग चीज इस प्रकार की है। तो इन मरीजों में कैसे करें, ये बड़ा मुद्दा इस प्रकार है। तो मैंने काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी उतनी सफलता नहीं पाई। उनका विश्वास टूट गया, पेशेंट क्या क्या उनके रिश्तेदारों का। एलोपैथी शुरू कर दी, एलोपैथी शुरू करने के बाद राहत मिल गई, फिर भी मेरी ट्रीटमेंट चालू रही इस प्रकार से। तो ऐसी हालत में क्या हमारा जो साध्यासाध्यता का विवेक है वो सही नहीं है? जिस अवस्थाओं में हमारे हिसाब से असफलता है, उसमें अगर एलोपैथी कुछ कर पा रही है तो हमें एलोपैथी को केस रेफर करनी है नहीं करनी है, इसके बारे में कुछ दफा ऐसा भी होता है कि मरीज खुद एलोपैथी नहीं लेना चाहता और इसलिए हमारे पास टिके रहते हैं। फिर भी जब नौबत आती है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा इस प्रकार से, तो उसमें जाना पड़ता है। ऐसा खास करके टीबी के बारे में मैंने ये काफी देखा। तो इसमें ये बहुत सालों से चलता आया हुआ जो इम्यूनिटी का मामला है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, जो खाना हम खा रहे हैं, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उसके मुताबिक, और इन जंतुओं की इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है। तो एंटीबायोटिक्स दी जाए या यहाँ पे एकेटी दी जाए तो तुरंत उसमें राहत मिलती है। और यही सिलसिला टाइफाइड के बारे में भी हुआ, यही सिलसिला मलेरिया के बारे में भी हुआ, जहां वाइवैक्स या फाल्सिपारम पॉजिटिव है और मलेरिया मलेरिया है, वहां पे केवल हमारी दवाइयों से सफलता पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का।
तो इसमें हमें और कुछ पढ़ना है, सीखना है और कुछ प्रयोग करने हैं इसके बारे में। मैंने सुना था कि शीत के विषम ज्वरे दही के बारे में बताया है, और एक प्रचलन ऐसा है कि बुखार आने से पहले अगर दही खिलाते हैं 5 लीटर 8 लीटर इस प्रकार, तो उस समय बुखार नहीं आता है। अभिसंधि होने के कारण दोष को कोष्ठ में लेके आता है। और फिर एक बार ज्वर का काल निकल गया तो फिर उसमें बदलाव आने लगता है। मुझे ये समझने के बाद मुझे अवसर नहीं मिला है मलेरिया के इसको ठीक करने का इस प्रकार से। लेकिन वही बात मेनिंजाइटिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, टाइफाइड हो, या अभी के स्वाइन फ्लू वगैरह इस प्रकार की हो, इन सभी में जब कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक अवेलेबल इस प्रकार का है, तो ये काफी दिक्कत वाला मामला हम सभी लोगों के लिए हो जाता है। और शास्त्र अगर ऐसा कहता है कि बलवांशक्षय है तो असाध्यता है, सुधरेंगे नहीं इस प्रकार से, और एकटी देने के बाद सुधर रहे हैं ऐसी स्थिति है, तो नहीं अवस्था के अनुसार है। ये एकाएक द्वैहिक वगैरह इस प्रकार के ज्वर होते हैं मलेरिया के, तो बीच वाले दिन अच्छे रहते हैं, और दही खिलाने से जब बुखार आने वाला है उससे पहले दही खिलाएंगे तो नहीं होता है, कफोत्कच नहीं होता है। सिर्फ कितना देना है, क्या देना है, ये सोच समझ कर करने की बात है। और शायद हम कुछ दवा देके उसके साथ अनुपान दही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम इसके ऊपर काबू पाए। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जहाँ एलोपैथी की सीमा हो जाती है, बस इससे आगे मरीज बचने का कोई चांसेस नहीं है, वहाँ हमारी दवाइयाँ काम करती है, उसके बाद भी कुछ दिन महीने बरस अच्छे निकल जाते हैं। ये मेरा कैंसर में बहुत सारे मरीजों में अनुभव है। जो 1 2 दिन 10 दिन में मरने वाले हैं वो भी भली भांति कुछ बरस तक आगे जिंदा रहे। तो हमारे हिसाब में अगर अग्नि अच्छा है, 1.5 2 लीटर दूध शुरू हो जाता है, तो फिर रोगी निश्चित रूप से बचता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो शांति न म्रियते, अग्नि शांत नहीं हुआ है तो बचने के चांसेस है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, सीवियर इन्फेक्शन है, और जहाँ एंटीबायोटिक्स का जादू चलता है इस प्रकार से, ये आगे आज ज्यादा नहीं चलेगा, ये कम होता जा रहा है एलोपैथी का जादू जो है इसके बारे में। लेकिन फिलहाल तो परिस्थिती है। त्याचा रेफरन्स कशात आहे? वाग्भट सूत्रस्थान 5व्या अध्याय में। शीत के विषम ज्वरे दही के गुणधर्म में ही है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये संदेह हमारे मन में अगर पैदा हो गया कि हमारे शास्त्र के मुताबिक असाध्यता है और उनके शास्त्र के मुताबिक साध्यता हो रही है, दिख रही है इस प्रकार से, तो हमारे शास्त्र के बारे में हमें संदेह हो, जो कुछ बताया है वो सही है या नहीं है, या कुछ हद तक ही सही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हमारा तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे हिसाब में भी असाध्यता है तो किसी भी तरीके से साध्य नहीं होना चाहिए। एलोपैथी करो या चाइनीज करो, होम्योपैथी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे हिसाब में अगर असाध्यता है तो असाध्य ही होना चाहिए।
तो इसमें ऐसा होगा कि साध्यता है लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये एक बात। अब उसके लिए जितनी ज्यादा चिकित्सा करनी चाहिए वो नहीं करे। शंकर सिंह गिरा से करके एक वैद्य बहुत इंटीरियर में थे, देहातों में थे, और उनकी खासियत थी कि इस प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को ठीक करते थे। वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्ततिशयिकासी किमर्थम अवसित, ये एक रेफरेंस है कि वासा अगर है और जीवित की आशा है तो रक्तपित्त क्षय का अवस्थित, उसको डर नहीं है, भय नहीं है, तो वो सभी तरीके से वासा का प्रयोग करते हैं। वासा चूर्ण, वासा कल्प, वासा क्वाथ, वासा स्वरस, वासावलेह, इन सभी तरीके से वो बम्बार्डिंग करते थे। और उनके पास काफी मरीज, पहला एक्सरे 3 महीनों के बाद का एक्सरे, इस प्रकार के एविडेंस बेस्ड है। खड़ी वाले वैद्य ने उनको ढूंढ लिया, कैसे ढूंढ लिया मालूम नहीं उनको प्राइज दिया, लेकिन उनकी भी एक अजीब कहानी मैंने सुनी थी कि वो पंचकर्म भी करते थे। अच्छा मुझे अभी पक्का याद नहीं उन्हीं के बारे में या किसी दूसरे के बारे में। तो शेंडे सर ने उनको पूछा कि आप पंचकर्म की तरफ कैसे हुए, तो उन्होंने जो हकीकत बताई वो काफी दिलचस्प है। वो बोले कि बीएमएनडेस हो गए, बीएमएस या बीएमएनडेस ऐसे कुछ हो गए, अपने गांव पे चले गए और ना ही मैं आयुर्वेद जानता था ना ही एलोपैथी जानता था, कुछ भी मालूम नहीं था तो शुरू में ही गांव का जो पाटिल था उसकी पत्नी ट्रीटमेंट के लिए आ गई उसको काफी खांसी कब्ज क्लासेस होता है। तो मैंने सुना था कि पेनिसिलिन देते हैं उस समय में, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवा दिया वो देने के बाद उसको रिएक्शन हो गई, पूरे बदन पर रैश फैल गई। हाँ शंकर सिंह गिरासिस ना। और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसका एंटीडोट क्या है वो भी कुछ मालूम नहीं था पेनिसिलिन का। तो एक वाक्य याद आया कि जब कुछ भी उपाय नहीं सूझे तो स्वर्ण सूची कर देना तो मैंने कहा कि ठीक है स्वर्ण सूची कर देते हैं, कैसे देना है वो भी मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि अदरक रस और शहद के साथ दे देंगे। उनको बताया कि अदरक का जूस निकाल के लाओ वो भी एक ग्लास भर अदरक का जूस लेके आए, उनको भी मालूम था नहीं था। वो पूरी स्वर्ण सूची कर उसमें डाल दी और शहद डाला और पीने के लिए दिया, तो छर्दी हो गई, वमन हो गया और जैसे वमन हुआ वैसे एकदम राहत मिल गई, वो कफ पित्त सब निकल गया, वो रैश भी निकल गया और पेशेंट सुधर गई। तो बात ये है, बाकी लोग भी बहुत खुश हुए, पहले इंजेक्शन दिया फिर अदरक का जूस पिलाया और उल्टी हो गई और पेशेंट एकदम ठीक हो गई, 2 घंटे का ही बस पेशेंट एकदम ठीक हो गई। तो ये बात इसमें है जरूर कि उनका भाग्य अच्छा था इसमें और कुछ हो जाता तो तकलीफ होती। लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद में पंचकर्म सीखा और फिर पंचकर्म हम प्रैक्टिस करने लगे तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं कमी हमारे में है और वो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे दृष्टि से असाध्य उनकी दृष्टि से साध्य हो गया तो हमारे शास्त्र में कुछ कमी है, हम में कमी है ये सोच लेना जरूरी, हम क्या भूल कर रहे हैं ये सोच लेना जरूरी। हमें लग रहा है कि असाध्य है लेकिन अगर एलोपैथी में जाकर साध्य हो रहा है तो हमारे दृष्टि से भी साध्य होना चाहिए,
क्यों नहीं हो रहा इसके बारे में सोचना है, और फिर किस प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचें। तो हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ये शीतके विषम ज्वरे असे असताना देखील नामूत्र सुपम इत्यादी नियम वापरूनच दही सेवन करावे लागेल, कारण या नियमांनुसार दही सेवन केले नाही तर जे व्याधी दिले त्यावर देखील आहे। ये तो है, लेकिन हम यहाँ चिकित्सा के रूप में कर रहे हैं, तो मैं शहर डाल के लेने के लिए कहता हूँ। खास करके एलर्जिक अर्टिकेरिया शीतपित्त के बारे में दोष को कोष्ठ में लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अनुपान के, उसके साथ में यष्टि मधु देते हैं। तो जैसे दोष कोष्ठ में आते हैं वैसे शाखा में उसका परिणाम कम दिखता है, और जो एलर्जिक अर्टिकेरिया है उसमें काफी राहत मिल जाए। तो ये तो बात स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार से देना है तो दही के नियमों का पालन करना है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हम एक आध बार देते हैं तो ज्यादा तकलीफ इस प्रकार की होने वाली नहीं है। उसका जो अभिसंधि गुण है उसको हमें भली भांति प्रयोग में लाना है इस प्रकार से। तो मेरा मंतव्य ये है कि अगर हमारे शास्त्र के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि शास्त्र में गलत लिखा है। हमारी सोच गलत है, हमारा अनुभव गलत इस प्रकार का है। ऐसा सोचेंगे तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि ऐसा ही अधूरा ही शास्त्र है इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि हमारे शास्त्र के ऊपर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः इस प्रकार से। और हमारी गलती हो सकती है ये सोचेंगे, शास्त्र की गलती है, एक बार मान लिया तो आगे कुछ तरक्की होगी ही नहीं, तो ये बात नहीं होनी है। ये उसका कहना सही है कि अगर जो सवाल पूछने हैं वो हिंदी में पूछे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। अगले रविवार को मैं कोकण जा रहा हूँ, बुधवार को वापस आऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर 2nd वीक से योगा सूत्र शुरू करें, तो फिर उसमें रुकावट नहीं आएगी। ये तो अगले बुधवार को फिर से रुकना पड़ेगा। तो अभी के ये 2 हफ्ते छोड़ के दिसंबर 2nd वीक से आरंभ करेंगे। वो 2nd वीक में नहीं, 3rd वीक होगा शायद। 8 के बाद 15 दिसंबर से शुरू करेंगे। सर उद्यापासून